फ्रेंड्स, मैं हूँ एस सी मदान, आपका दोस्त फ्रॉम चंडीगढ़ स्कूल ऑफ बैंकिंग। हमारा आज का टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इन शॉर्ट NPA। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मीन्स जो एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रही है। बिफोर वी प्रोसीड, what is an asset for the bank? मान लीजिए मार्कर मैंने अपने पैसे से खरीदा है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी एसेट है, मैं इसको जैसे चाहे यूज करूँ। दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई मकान किराए पर लेता है, तो किराएदार जो है मकान मालिक नहीं बन जाता, या उस मकान पे उसका हक नहीं बन जाता। हक तो सिर्फ मकान मालिक का रहेगा, जब तक वो किराया देता है तो उसमें रह सकता है, या मकान मालिक जब चाहे उसे नोटिस दे के निकाल सकता है। एक और एग्जांपल लीजिए, एक कोई पर्सन है, उसके पास मान लीजिए 50,000 सरप्लस है मनी, वो ABC बैंक में जाता है और अकाउंट खोल के उसमें वो डिपॉजिट 50,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट कर देता है। तो ये पैसा वो बैंक से जब चाहे, ये जो है जब चाहे ऑन डिमांड जो है, या अदरवाइज वो पैसा वापस ले सकता है। यानी ये पैसा बैंक ने ए को वापस करना है। बैंक के लिए डिपॉजिट क्या है? लायबिलिटी। ए के लिए 50,000 क्या है? एसेट। तो जो चीज बैंक ने वापस करनी है वो बैंक के लिए लायबिलिटी। अब यही केस लीजिए, एक और पर्सन है बी, बिजनेसमैन है, उसे बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है, तो ABC बैंक से 50,000 जो है लोन की शेप में पैसा लेता है। तो अब ABC बैंक लोन्स की टर्म के एंड कंडीशन के हिसाब से, अगर इंस्टॉलमेंट में पेबल है तो इंस्टॉलमेंट में, या ऑन डिमांड है तो वो ऑन डिमांड जब भी चाहे बी से पैसा वापस ले सकता है। तो अब ये जो लोन है वो, क्योंकि बी ने रिटर्न करना है ABC बैंक को, तो लोन बैंक के लिए क्या हो गया? एसेट, और बी के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। तो अब आप एसेट्स का मतलब समझे होंगे, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। एसेट मीन्स लोन्स, बैंक के लिए एसेट्स मीन्स लोन। तो परफॉर्मिंग, जो लोन परफॉर्म नहीं कर रहे वो है नॉन परफॉर्मिंग। जो लोन परफॉर्म कर रहे हैं इट मीन्स वो है परफॉर्मिंग। तो अब आप समझेंगे कि इन ब्रॉड एसेट्स जो है दो क्लासिफाई कर सकते हैं एसेट्स को, दो कैटेगरी में, परफॉर्मिंग और दूसरी होगी नॉन परफॉर्मिंग। यानी एसेट्स जो हैं, एसेट्स
या लॉन्च कह लीजिए, क्लासिफाई कर सकते हैं परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग, जब बैंक लोन देता है तो बकायदा एग्रीमेंट होता है, लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट के अंदर सब टर्म्स एंड कंडीशन जो है लिखी जाती है। टर्म्स एंड कंडीशंस, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, पार्टीज, पार्टीज यानी बैंक और बोरोवर, बैंक एंड बोरोवर। पर्पज, किस पर्पज के लिए लोन दिया गया है। अमाउंट, अमाउंट ऑफ लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिक्योरिटीज और रीपेमेंट, रीपेमेंट शेड्यूल। ये सब जो है लोन एग्रीमेंट के अंदर लोन एग्रीमेंट में ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो दी हुई होती है। तो परफॉर्मिंग का मतलब बैंक के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से लोन की ईएमआई या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड और इंटरेस्ट, अगर लोन एग्रीमेंट के हिसाब से जो टर्म्स एंड कंडीशन है या रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से अगर बोरोवर जो है अदा कर रहा है, रीपे कर रहा है, तो वो एसेट्स होगी परफॉर्मिंग। इट मींस लोन जो है परफॉर्म कर रहा है। अगर रीपेमेंट जो है उसकी रीपेमेंट या अदायगी जो है रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से नहीं हो रही है, लोन जो है ओवरड्यू हो जाता है, तो सर्टेन पीरियड के बाद वो जो एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगी। इट मीन्स उसकी रिकवरी जो है एज पर नॉर्म जो है नहीं बैंक को मिल रही। तो अब परफॉर्मिंग को अगर हम कैटेगराइज करें तो परफॉर्मिंग की कैटेगरी है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ये अगर हिंदी में कहेंगे इसे मानक अस्ति, मानक। परफॉर्मिंग के अंदर एक ही कैटेगरी है, वो है स्टैंडर्ड, जहां पे इंस्टॉलमेंट जो है बैंक के रीपेमेंट शेड्यूल या लोन एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वापस मिल रही है। नॉन परफॉर्मिंग के अंदर जो कैटेगरी है वो तीन है। नंबर 1 सब स्टैंडर्ड, नंबर 2 डाउटफुल, नंबर 3 लॉस। लॉस एसेट्स। तो एसेट्स को हम कितनी कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं? 4। नंबर 1 स्टैंडर्ड, नंबर 2 सब स्टैंडर्ड, नंबर 3 डाउटफुल और नंबर 4 लॉस एसेट्स। परफॉर्मिंग जो है स्टैंडर्ड है। नॉन परफॉर्मिंग के अंदर 3 कैटेगरी है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। तो इससे पहले मैं आगे स्टार्ट करूं तो पहले हम परफॉर्मिंग देखते हैं। परफॉर्मिंग या स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स अगर रीपेमेंट ऑफ EMI
EMI या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड और इंटरेस्ट, as per is being repaid, as per TER terms and conditions of loan agreement. अगर लोन एग्रीमेंट के हिसाब से EMI या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की अदायगी हो रही है तो वो एसेट्स जो है वो लोन जो है स्टैंडर्ड। अब आप देखिए सब स्टैंडर्ड। अब बैंक जो है एक से 30 डेज, फर्स्ट डे से 30 डेज अगर लोन की किस्त जो है ओवरड्यू रहती है या इरेगुलर होता है खाता, तो वो जो है उसको बैंक ट्रीट करता है SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट। SMA मीन्स स्पेशल मेंशन अकाउंट, यानी बैंक इन अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस स्टार्ट कर देता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट। अगर इंस्टॉलमेंट जो है जो ड्यू थी, मान लीजिए 1 जनवरी को ड्यू थी, अगर वो 30 जनवरी तक नहीं आती है तो वो बैंक उसको SMA 0 कैटेगरी के अंदर, यानी वो इरेगुलर जो है वो इंस्टॉलमेंट 30 डेज। अगर वही इंस्टॉलमेंट 31 डेज से 60 डेज ओवरड्यू रहती है तो बैंक उसको SMA 1 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करता है। तो ये जो कैटेगरी है बैंक के लिए बड़ी क्रिटिकल है। अगर यहाँ तक बैंक जो है अपने पूरे एफर्ट्स करता है कि रिकवरी जो है आ जाए, अदरवाइज अगर ये स्टेज चली जाती है तो नेक्स्ट स्टेज में अगर आएगा तो वो खाता NPA हुआ ही हुआ। तो ये जो SMA 1 है, बैंक जो पूरे एफर्ट्स टेलीफोन से, लेटर से, रिमाइंडर से कोशिश करता है कि बोरोवर जो है अपने अकाउंट को या इंस्टॉलमेंट्स को पे करे। नेक्स्ट जो है, अगर 61 डेज से 90 डेज तक भी इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू रहती है तो उसको बैंक SMA 2 कैटेगरी, SMA 2 कैटेगरी। यहां तक ये अकाउंट जो है स्टैंडर्ड रहता है। 90 दिन तक अगर इंस्टॉलमेंट EMI या प्रिंसिपल और ब्याज पे नहीं करता तो यहां तक अकाउंट जो है स्टैंडर्ड रहेगा। लेकिन जैसे ही 90 दिन क्रॉस किए, मोर देन 90, अगर मोर देन 90 डेज, मोर देन 90 डेज यानी 91 डेज से i.e. 91 डेज ऑनवर्ड्स वो खाता NPA अकाउंट टर्न्स टू NPA। अकाउंट्स जो है 91 दिन ऑनवर्ड वो खाता NPA, यानी किसी भी अकाउंट को NPA बनने के लिए 90 दिन का प्रिंसिपल या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट या EMI जो है ओवरड्यू रहनी चाहिए। तो NPA जो है मोर देन 90 डेज यानी 91 डेज ऑनवर्ड। तो अब हमने देखा कि NPA होने से पहले बैंक लोन जो है, बैंक जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट 3 कैटेगरी, SMA 0 30 डेज तक, अगर इरेगुलरिटी 30 डेज तक है तो SMA 0, अगर 31st डेज टू 60 डेज है तो SMA 1, और 90 डेज तक है 61 डेज टू 90 डेज तो SMA 2 कैटेगरी। और ब्रॉडली बैंक जो है इसको फर्स्ट बकेट यानी
यहाँ तक जो लोन है उसको फर्स्ट बकेट ट्रीट करता है। अगर 90 डेज तक इंस्टॉलमेंट नहीं आती तो 91वें दिन ऑनवर्ड जो है वो अकाउंट एनपीए हो जाता है। ये तो था परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसमें एक कैटेगरी थी स्टैंडर्ड। अब नॉन परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग के अंदर क्या कैटेगरी थी? फर्स्ट कैटेगरी थी सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड हिंदी में कहेंगे अवमानक। 91वें दिन जो है खाता एनपीए हो जाता है तो 1 साल तक लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, यानी 1 साल तक एनपीए होने के बाद वो जो एसेट्स है वो लोन जो है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी है डाउटफुल। डाउटफुल के लिए कंडीशन है कि उसे कम से कम 1 साल जो है वो उस एसेट्स को 1 साल सब स्टैंडर्ड होगा। अगर 1 साल तक रिकवरी आ जाती है तो ये अकाउंट अपग्रेड होकर परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड बन जाएगा। अगर नहीं आती तो मोर देन 1 ईयर अगर ओवरड्यू है अकाउंट, अगर कोई एनपीए अकाउंट मोर देन 1 ईयर ओवरड्यू रहता है तो वो जो है डाउटफुल। थर्ड कैटेगरी है लॉस एसेट्स, यानी हानि आस्ति। ये था संदिग्ध। डाउटफुल मीन्स संदिग्ध। लॉस एसेट्स क्या, जहां पे जिस पर्पज के लिए लोन दिया गया था या तो वो एसेट्स बिल्कुल ही फिनिश हो चुकी हैं, एसेट्स जो है वो फिनिश, या बिजनेस जो है टोटली स्टॉप हो चुका है। अगर मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दिया था, उसने जो है बिजनेस ही स्टॉप कर दिया है। या मान लीजिए बुफेलर्स के लिए लोन दिया था, बुफेलर्स एक्सपायर हो गए हैं, अब रिकवरी के कोई एसेट्स जो क्रिएट हुई थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और रिकवरी के चांसेस नहीं है। दूसरी जो कंडीशन है, या बैंक उसे खुद डिक्लेयर करे लॉस, या बैंक के ऑडिटर, या आरबीआई इंस्पेक्शन। बैंक हिमसेल्फ, बैंक के ऑडिटर चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, या आरबीआई इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन ऑफिशियल। अगर इनमें से कोई बैंक को कहता है कि ये एसेट्स अब लॉस ट्रीट कीजिए, तो वो एसेट्स जो है बैंक को लॉस एसेट्स में गिनना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है 3 कैटेगरी, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स। तो ब्रॉडली अब देखिए, इससे लोन जो था, लोन्स मीन्स जो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, लोन मीन जो रिपेबल इन इंस्टॉलमेंट्स हो, रिपेबल इन इंस्टॉलमेंट्स या ईएमआई, इंस्टॉलमेंट्स जैसे ईएमआई या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। दूसरा, फिक्स टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स, परचेज
फिक्स्ड एसेट्स, यानी जिसका लाइफ स्पैन जो है कुछ साल का है, जैसे कार, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, या हाउस लोन, पर्सनल लोन भी, हालांकि कोई सिक्योरिटी एसेट्स क्रिएट नहीं होती, अनसिक्योर्ड लोन है, लेकिन वो भी लोन है। तो लोन्स के लिए इंस्टॉलमेंट में पेबल होगा और फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट होगी उससे। यानी टर्म लोन क्या है? अगर ओवरड्यू, अगर ईएमआई और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड और इंटरेस्ट, अगर 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू रहता है, मोर देन 90 डेज, तो वो अकाउंट्स जो है एनपीए। अगर कोई इंस्टॉलमेंट टर्म लोन है जो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए दिया गया है, अगर उसकी ईएमआई या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू रहता है, तो वो अकाउंट्स जो है एनपीए। दूसरा एडवांसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस यानी वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जैसे कैश क्रेडिट, जैसे कैश क्रेडिट लिमिट। अगर कंटिन्यूसली, अगर अकाउंट कंटिन्यूसली इंटरेस्ट एप्लीकेशन से कंटिन्यूसली 90 डेज, मोर देन 90 डेज आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स लिमिट से एक्सीड करता है, कंटिन्यूसली 90 डेज से ज्यादा अगर लिमिट से एक्सीड करता है या ड्राइंग पावर से एक्सीड करता है, तो वो वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है या वो एडवांस जो है एनपीए ट्रीट किया जाएगा। तीसरा बिल परचेज, तीसरी तरह का लोन हो सकता है बिल परचेज और डिस्काउंटेड, बिल परचेज और डिस्काउंटेड। सेम, अगर बिल्स जो बैंक ने परचेज किए हैं या डिस्काउंट किए हैं, वो ड्यू डेट से अगर 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू होते हैं, यानी उनकी पेमेंट 90 दिन तक नहीं या 90 दिन से ज्यादा अदायगी नहीं होती, तो वो भी जो है एनपीए ट्रीट किए जाएंगे। नेक्स्ट जो आता है एग्रीकल्चर लिमिट्स, एग्रीकल्चर कैश क्रेडिट या केसीसी, कैश क्रेडिट लिमिट। अगर वो शॉर्ट टर्म क्रॉप है, शॉर्ट टर्म क्रॉप मीन्स 6 मंथली, आइदर व्हीट और पैडी, तो इसके लिए एनपीए नॉर्म्स है। अगर वो 2 क्रॉप सीजन्स जो शॉर्ट टर्म क्रॉप है, अगर वो 2 क्रॉप सीजन तक रिपे नहीं होती, तो वो लिमिट या वो अकाउंट जो है एनपीए ट्रीट किया जाएगा। अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, अगर एग्रीकल्चर की लिमिट जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए दी गई है, जैसे गन्ना, तो वो 1 क्रॉप सीजन यानी नेक्स्ट गन्ने की फसल तक अगर उसकी अदायगी नहीं होती, तो वो खाता एनपीए ट्रीट किया जाएगा। अब आपने समझ लिया होगा कि जो इंस्टॉलमेंट पेबल है लोन, अगर वो इंस्टॉलमेंट 90 डेज
से ज्यादा ओवरड्यू करती है तो खाता एनपीए होगा। अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट है तो अगर वो खाता जो है कंटिन्यूसली लिमिट से या जो ड्राइंग पावर है उससे आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, कंटिन्यूसली 90 दिन या उससे अधिक, तो वो खाता एनपीए ट्रीट किया जाएगा। बिल परचेज और डिस्काउंटेड के केस में अगर बिल जो है 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू करता है तो बिल जो है एनपीए ट्रीट होगा। और एग्रीकल्चर के केस में अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है यानी 6 मंथली वीट और पैडी यानी रबी और खरीफ, तो वो जो है 2 क्रॉप सीजन तक, अगर 2 क्रॉप सीजन तक यानी मान लीजिए वीट की पेमेंट है, वीट का जो लोन दिया गया था वो अक्टूबर या नवंबर में, तो फसल तैयार हुई, मान लीजिए रिपेबल था वो मई तक, एक 6 मंथली या जून तक या मई तक, जब भी 6 मंथ होता है रिपेबल थी। अगर वो नेक्स्ट क्रॉप होगी पैडी और फिर होगी वीट, अगर उस वीट क्रॉप तक भी अगर उसकी रिकवरी नहीं होती तो वो खाता एनपीए। तो एग्रीकल्चर के केस में क्या है 2 क्रॉप सीजन, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो 1 क्रॉप सीजन। अगर नेक्स्ट क्रॉप तक भी पेमेंट नहीं होती तो वो खाता एनपीए ट्रीट होगा। तो अब एनपीए में मैं कैलकुलेट करूं, ये इसको समाप्त करें तो आपने क्या सीखा? लोन्स आर एसेट फॉर द बैंक, यानी बैंक के लिए लोन जो है वो एसेट्स हैं। तो बैंक की बैलेंस शीट में ये एसेट साइड के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। जो लोन्स हैं, लोन्स या एडवांसेस, वो बैंक की बैलेंस शीट में एसेट साइड में, डिपॉजिट्स आर liabilities for the bank। डिपॉजिट्स बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटीज। ये बैंक की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर दिखाए जाएंगे। तीसरा, ब्रॉडली हम एनपीए को क्लासिफाई कर सकते हैं परफॉर्मिंग और एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ब्रॉडली या तो एसेट जो है परफॉर्मिंग होगी या नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग मींस जहां पे रीपेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट्स की रिपेबल या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रीपेमेंट जो है एज पर लोन एग्रीमेंट जो है रिपे हो रही है। तो परफॉर्मिंग के अंदर नेक्स्ट जो सीखा था, परफॉर्मिंग के अंदर कैटेगरी जो है एक स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड जो है दैट इज परफॉर्मिंग एसेट्स, और नॉन परफॉर्मिंग के अंदर था सब स्टैंडर्ड, दूसरी कैटेगरी थी डाउटफुल, तीसरी कैटेगरी थी लॉस। परफॉर्मिंग के अंदर एक ही कैटेगरी वो है स्टैंडर्ड। नॉन परफॉर्मिंग में 3 कैटेगरी थी, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या लॉस। या ये कह सकते हैं कि एसेट्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड, नंबर 2 सब स्टैंडर्ड, नंबर 3 डाउटफुल और नंबर 4 लॉस। अब स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड होने के लिए बैंक के पास जो है 90 डेज है। किसी भी एसेट्स को स्टैंडर्ड से या परफॉर्मिंग से नॉन परफॉर्मिंग होने के लिए 90 डेज का टाइम। तो बैंक जो है जो इंस्टॉलमेंट्स 1 से 30 डेज इरेगुलर या ओवरड्यू हो जाती है उसको एसएमए 0, एसएमए मीन स्पेशल मेंशन अकाउंट,
जीरो कैटेगरी में। अगर वो इंस्टॉलमेंट्स 31 से 60 डेज तक ओवरड्यू रहती है, पेंडिंग रहती है, तो उसको SMA 1। और अगर वो इंस्टॉलमेंट्स 90 डेज तक नहीं आती तो SMA 2। बैंक यहां तक अपना पूरा एफर्ट्स करता है कि ये इंस्टॉलमेंट्स जो है रिपे हो जाए और अकाउंट जो है स्टैंडर्ड बन जाए, यानी नॉन परफॉर्मिंग ना रहे। लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट्स 90 दिन से ज़्यादा, मोर देन 90 डेज हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर वो लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, यानी 1 साल या उससे कम, एनपीए होने के 1 साल या उससे कम तक वो क्या रहेगी? किस कैटेगरी में? सब स्टैंडर्ड में। तो अगर 1 साल तक भी, 1 साल एनपीए होने के बावजूद भी वो किस्त या इंस्टॉलमेंट पेबल नहीं होती, तो वो नेक्स्ट कैटेगरी में चली जाएगी, वो है डाउटफुल, यानी मोर देन 12 मंथ्स। तो लॉस मैंने बताया था, या तो बिजनेस जो है बिल्कुल क्लोज हो चुका है, या जो एसेट्स क्रिएट हुई थी वो फिनिश हो चुकी है, या बैंक ऑडिटर्स या आरबीआई ऑफिशियल्स, आरबीआई इंस्पेक्टर अगर बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये इसमें अब चांसेस जो है रिकवरी के बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको लॉस ट्रीट किया जाए, तो वो एसेट्स जो है लॉस ट्रीट होगा। तो लेट अस फिनिश दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको बताया जाएगा। थैंक यू।